हेलो स्टूडेंट्स, मैं आयुष और आज से इलेक्शन मतलब चुनाव कैसे होता है, क्यों होता है और किसके द्वारा किया जाता है, भारत में चुनाव कितने प्रकार से होता है, चुनाव में किसको कैसे आरक्षण दिया गया है, क्यों आरक्षण दिया गया है, साथ साथ चुनाव आयोग का भूमिका कैसा यहाँ पे रहता है, परिसीमन आयोग क्या करता है, तमाम चीज़ों की जानकारी आज मिलेगा आपको इस टॉपिक में। उससे पहले क्वेरी है लोगों का कि मैंने 11th की पॉलिटी क्यों स्टार्ट करी, 12th की क्यों नहीं करी। देखिए 12th की जो पॉलिटी पढ़ना है आपको वो आज़ाद भारत के बाद की राजनीति है। उसके पहले जनरली ये बेसिक चीज़ है। अगर आप बेसिक चीज़ों को बगैर पढ़े आप 12th पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपको दिक्कत होगा। दूसरी बात, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम 11th इंपॉर्टेंट है और जो मेंस का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो 12th का इंपॉर्टेंट है। तो दोनों हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले 11th फिर 12th। साथ साथ आज बताऊं कि ये टॉपिक जो मैं शुरू कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से आपके दिमाग तक मैं पहुँचाऊंगा। बस ये देखिए, मेरे को फॉलो कीजिए। तो मैंने क्या बताया, चुनाव और प्रतिनिधित्व, टॉपिक नंबर 3। सबसे पहली बात बोला कि लोकतांत्रिक देशों में चुनाव होता है प्रतिनिधि का। पहली शब्द है लोकतांत्रिक देशों में। किसको कहोगे आप लोकतंत्र? तो आपको याद होगा कि जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र होता है। मतलब जहां भी ऐसा सिनेरियो है उसको आप लोकतांत्रिक देश कह सकते हो। और विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपना प्यारा भारत है। ठीक है, तो देखेंगे लोकतांत्रिक देशों में होता है चुनाव। सबसे बड़ी सवाल है कि चुनाव किसका होगा और क्यों होगा। तो एक छोटा सा मैं बोला कि आपका प्रतिनिधि का होगा या प्रत्याशी का होगा। कौन प्रतिनिधि बन सकता है या प्रत्याशी बन सकता है, ये कैसे डिसाइड होता है, ये चुनाव आयोग का काम है। आप भी अप्लाई कर सकते हो इलेक्शन लड़ने के लिए, लेकिन जनरली क्या होता है, वहाँ पे एक चुनाव आयोग है और वो सारी चीज़ों का वेरिफिकेशन करता है कि क्या आप एलिजिबल हो, चाहे उम्र के तगाजा पे या आपकी योग्यता के आधार पे या आपकी आरक्षण। उस कई बार देखे होंगे कि उस क्षेत्र को आरक्षित किया जाता है, कुछ एससी के लिए, कुछ एसटी के लिए, ऐसी चीज़ें। तो एक और बात मैं बता देता हूँ, अभी अगर मैं चुनाव पढ़ाने जा रहा हूँ, यहाँ से किसी को कभी भी ये ना लगे कि मैं किसी भी पार्टी का पक्षधर हूँ। मैं अभी बता देता हूँ, मैं बिल्कुल न्यूट्रल इंसान हूँ, किसी पार्टी से मुझे कोई लगाव नहीं है। जहाँ जैसा होगा, मैं जिस भी पार्टी का होगा मैं शिकायत कर सकता हूँ, अगर अच्छा कर रहा है मैं तारीफ़ कर सकता हूँ। इसलिए मुझे कोई कभी भी इस चीज़ के लिए कोई ब्लेम नहीं करेंगे। पहली बात अब देखने की कोशिश कीजिए, लोकतांत्रिक देशों में मैंने पहले बताया कि चुनाव होता है। चुनाव क्या है, चुनाव क्यों होगा, चुनाव किसका होगा, चुनाव कौन करेगा, चुनाव कैसे होगा, चुनाव के प्रकार क्या होंगे। अगर आप इन तमाम चीज़ों पे फोकस करोगे तो अपने आप आपको लगेगा कि मुझे बहुत चीज़ें आती है, लिटरली आएगी। देखिए क्या है, तो सबसे पहले मैं बोला एक विधि है जिसमें पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, निष्पक्षता के आधार पर प्रतिनिधि का क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, क्यों होगा चुनाव। देखिए शासन व्यवस्था को अनुशासित तरीके से चलाने के लिए, अर्थात गुड गवर्नेंस की ओर अगर आप कदम रखना चाहते हो तो आप अपनी प्रतिनिधि को चुनिए और कर्मठ जुझारू प्रत्याशी को चुनिए जो सत्यवादिता हो, मतलब सही तरीके से काम कर सके। कभी भी आंख बंद करके किसी पार्टिकुलर कास्ट का, किसी जाति धर्म के आधार पे कभी भी आप लोग अगर चुनाव करते हैं तो शायद मेरे अनुसार ये गलत है, आपके अनुसार सही हो सकता है। तो हमेशा वोट देने से पहले अपने आप को टटोलें कि आप क्यों और किसे वोट देने जा रहे हो। तीसरी बात है किसका होगा चुनाव। तो जो प्रत्याशी होंगे दोस्त, तो प्रत्याशी कौन होंगे। देखिए मेल मतलब पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है, ट्रांसजेंडर भी हो सकता है। ठीक है, कैसे डिसाइड होता है, कुछ जगह पे देखेंगे उम्र की सीमा रखी गई है, न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए। कई जगह योग्यता रखा गया है, कई जगह आरक्षण भी दिया गया है। मैं तीनों बार के बारे में बात करूंगा आज ही, तो फिलहाल बने रहिए। चौथा क्या है, कौन करेगा चुनाव। देखिए चुनाव करने के लिए सबसे पहले चुनाव आयोग है आपके सामने और जनता। तो जनता चुनाव करेगी लेकिन चुनाव आयोग उसको डायरेक्शन देगा। जैसे दोनों का अलग अलग काम है। चुनाव आयोग आप पढ़े होंगे आर्टिकल 324, कल परसों बता रहा था आपको, भाग 15 में लिखा हुआ है। कई बार तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है और कई बार तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, साथ साथ जनता, कौन है जनता जो वोट करेगी किसी भी चुनाव में, तो वो जनता जो भारत का नागरिक होगा। दूसरा 18 या 18 साल से ज़्यादा का उम्र होगा। कैसे होगा, तो चुनाव कैसे होगा, तो आप देखिए ईवीएम मशीन, अभी आप लोग देखते होंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से चुनाव किया जा रहा है। साथ साथ एक वीवीपैट आप शब्द सुने होंगे, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया, कई बार इसका फुल फॉर्म पूछा गया। ये दोनों क्या होता है आप समझिए, जब आप वोट देने जाते हो, जब एक बटन दबाते हो, ईवीएम मशीन होता है वो, ठीक, तो वो जिस भी प्रत्याशी का लिस्ट में आप बटन दबा रहे हो उसके सामने वो उन्हें वोट जाता है। लेकिन आपको लगता है कई बार कि क्या ये उनको सही में वोट गया है, तो उसके लिए एक वीवीपीएटी
वीवीपैट बोल सकते हो, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। इसका मतलब आपके पास एक छोटा सा कागज का टुकड़ा आता होगा, उसमें वो लिखा होगा, वो आपको मिलता नहीं होगा, वहीं बॉक्स में जाता होगा, लेकिन आपको कंफर्मेशन वो देता होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए प्रकार, तो प्रत्यक्ष रूप से होता है और अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो देखिए डायरेक्ट चुनाव और इनडायरेक्ट चुनाव। अगर मान लीजिए कि आप चुनाव लड़ रहे हो, जो भी मुझे देख रहे हो, आप चुनाव लड़ रहे हो, मैं वोट करने वाला हूं, तो मैं आपको वोट दिया, तो मेरा प्रत्याशी आप बने, जो आप देख रहे हो, जो भी देख रहे हो, ठीक है। तो आप मेरा प्रत्याशी, मैंने आपको चुन लिया और आप चुनाव जीत गए। सपोज विधानसभा आपने चुनाव जीता, तो आप विधानसभा चले गए, हमारे लिए आप विधायक हैं हमारे। लेकिन जब राज्यसभा की चुनाव की बारी आएगी, तो चूंकि जनता नहीं चुनती, उस समय विधायकों के द्वारा राज्यसभा का सदस्य चुना जाता है। जाहिर सी बात है, उस समय आप वोट करोगे, मैं नहीं करूंगा, या मेरे साथ के जो लोग थे वो नहीं करेंगे। इसका मतलब जनता डायरेक्ट नहीं करेगी, बल्कि जनता के प्रतिनिधि के द्वारा चुनाव किया जाएगा। जब जनता के प्रतिनिधि के द्वारा चुनाव किया जाएगा, वही होता है अप्रत्यक्ष, और जब जनता डायरेक्ट वोट करेगा, वही होता है प्रत्यक्ष। अब दोनों बातों को मैं अगर समझा पाया, तो इसको फिर से एक बार देखिए। जनरली देखे होंगे, लोकसभा में आप डायरेक्ट वोट जाके देते हो, विधानसभा में भी ऐसा करते हो, पंचायती राज में भी ऐसा करते हो, चाहे आप नगर पालिका देख ले, वहां भी आप ऐसा करते हो। किंतु क्या कभी आपने, जनता ने वोट दिया है राष्ट्रपति को या राज्यसभा को या विधान परिषद को? नहीं ना। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये अप्रत्यक्ष रूप से होता है, हमारे प्रतिनिधि उनको चुनते हैं। इसी वजह से प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, विधान परिषद, इन दोनों में कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये विधान परिषद है। अब देखिए हर जगह विधान परिषद नहीं है, ठीक है, तो 7 जगह है, अभी मैं आपको गिनाऊंगा, हालांकि अब एक कम हो गया भाई, 6 ही बचा है, जम्मू कश्मीर खत्म हो चुका है। अब देखिए अगली बात मैं बात करूंगा चुनाव और लोकतंत्र के बारे में। तो चुनाव किसका होगा और लोकतंत्र क्या होगा? अगर ऊपर की सारी बातें आप समझ पाए होंगे, तो आपके लिए अब जो 2-4 टॉपिक है वो कुछ नहीं है, रीजन में पहले ही कवर करा दिया। फिर भी देखिए चुनाव और लोकतंत्र। भारत एक विशाल आबादी वाला देश है, आपको पता होगा दुनिया में 2nd नंबर पे भारत की आबादी आती है, ठीक है। और क्षेत्रफल में देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू एरिया भारत के स्थान 7वें नंबर पे आता है। अब देखिए विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राष्ट्र है, इसका मतलब सबसे बड़ी लोकतंत्र, अभी आपको मैं बताया सबसे ज़्यादा आबादी है और हमारा देश लोकतांत्रिक है। हालांकि चाइना है आबादी में, तो बोलोगे चाइना लोकतांत्रिक देश होगा? नहीं है, इसीलिए भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है विश्व के स्तर पे। दूसरी बात, प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। कैसे होता है दोस्त? अभी बताया आपको, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से में इसका डेफिनेशन क्या बोलोगे? जिस चुनाव में जनता सीधे अपने मत का प्रयोग करता है, जैसे लोकसभा, विधानसभा और पंचायत, नगर पालिका। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आप क्या बोलोगे? जनता की प्रतिनिधि द्वारा चुनाव किया जाता है, अर्थात प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा और विधान परिषद। आप इन्हीं जगहों पे आप कभी वोट नहीं किए होंगे, इसीलिए ये अप्रत्यक्ष है। ये दोनों कई बार पूछा गया है दोस्त, गौर फरमाना कि जो जिसमें आप वोट करते हो वही प्रत्यक्ष है, जिसमें नहीं करते हो वो अप्रत्यक्ष है। मैं समझता हूं आपको जरूर याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने ऑप्ट करा है वो है चुनाव, इलेक्शन। तो देखिए चुनाव और इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी हमने किसे दे रखा है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। क्या बोलोगे आप? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब चुनाव कराने की जिम्मेदारी उनका। देखिए कैसे होता है, कुछ नियम है। दूसरा, निष्पक्ष चुनाव होता है और पारदर्शिता को अपनाते हुए चुनाव होता है। दोस्त इन तीनों बातों का, नियमों का, प्रत्यक्ष चुनाव, पारदर्शी चुनाव, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन देखेंगे आचार संहिता लागू करते हैं, उस आचार संहिता के तहत उस समय सारी पावर उनके हाथ में होता है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्वतंत्र संस्था है, उसके ऊपर किसी का जोर नहीं चलेगा, चाहे फिर वो प्रधानमंत्री क्यों ना हो। समझ पा रहे हैं? ये स्वतंत्र रूप से और एक संवैधानिक बॉडी है। तभी भाग 15 में आर्टिकल 324 में ये बात मेंशन की गई है, क्लियर कट, ठीक है। 3 सदस्य अभी है। हालांकि मैं विधानसभा अगले लेक्चर में हालांकि इलेक्शन कमीशन अगले लेक्चर में काफ़ी डिटेल से बताने वाला हूँ, क्या काम करता है, कैसे काम करता है। फिलहाल इन्हीं बातों के लिए मैं इसको रोकता हूँ, इलेक्शन कमीशन को। और देखिए चुनाव कौन करेगा? तो आपको पता है ना, जनता। कौन? जो भारत का नागरिक होगा, जो 18 या 18 साल से ज़्यादा होगा, चाहे मेल हो, फीमेल हो या ट्रांसजेंडर, जो मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, ओके होंगे, वो करेंगे। साथ साथ एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है, एक व्यक्ति एक वोट देगा, और एक वोट से अगर ज़्यादा कोई देने की कोशिश करेगा वो गलत है। वो हमारे संविधान में ऐसी कोई प्रावधान नहीं है, वो कर रहा है तो गलत काम कर रहा है,
ठीक। दूसरी बात, सभी के वोटों का मूल्य क्या होगा? समान होगा। ये लोकतांत्रिक देश की एक खूबसूरती है दोस्त, आप समझने की कोशिश कीजिए। इसीलिए मैं यहाँ पे एक स्माइली बनाया था, एक और बना देता हूँ। ये बहुत बढ़िया चीज़ है। चाहे नरेंद्र मोदी हो आज के टाइम में, या मैं खड़ा हूँ, या आप सुन रहे हैं, आपकी भी वोट की उतनी ही वैल्यू है जितना उनका है। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब ये लोकतांत्रिक देश की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले देखते होंगे कि जो बड़े बड़े लोग होते थे वो उन्हीं को अधिकार दिया गया था वोट का, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। इसलिए अपनी वोट को जाया ना करें, सोच समझ के उचित तरीके से यूज करें। नेक्स्ट देखिए, किसका चुनाव करना चाहिए? जो चुनाव में प्रत्याशी होंगे। कौन प्रत्याशी हो सकते हैं? इलेक्शन कमीशन तय करेंगे प्रत्याशी कौन होगा। आप अप्लाई कर सकते हो चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये राइट है कि वो आपके चुनाव जो आपने अप्लाई किया उसे रद्द कर सकता है। क्यों और कैसे, ये बात मैं बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले कुछ नियम होता है, उसके तहत चुनाव आयोग काम करता है। जैसे न्यूनतम उम्र की सीमा। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हो लोकसभा या विधानसभा का, तो आपको पता होगा 25 साल निर्धारित किया गया है न्यूनतम उम्र। अगर आपका उम्र मान लीजिए 20 साल है, आप अप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब आपका रद्द कर दिया जाएगा। राज्यसभा और विधान परिषद में 30 साल निर्धारित किया गया है। वहीं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर का, राज्यपाल का, ये राज्यपाल होते हैं, इनके लिए 35 साल निर्धारित किया गया। अगर इससे कम है तो आपका रद्द किया जा सकता है। दूसरी बात, योग्यता के आधार पे कुछ योग्यता मेंशन किया गया। जनरली देखेंगे पंचायती राज्यों में 10वीं पास होना चाहिए, 8वीं पास होना चाहिए, ऐसे प्रावधान। कुछ राज्यों ने तो ऐसा किया कि अगर 2 बच्चे से ज़्यादा होगा तो चुनाव नहीं लड़ सकता पंचायतों में। तो ये अपनी योग्यता अपने अपने अनुसार राज्य तय करते हैं, क्योंकि राज्य सूची के तहत आता है पंचायत। क्लियर होगा। आरक्षण देखिए, आरक्षण किसको दिया गया है दोस्त? पंचायतों में 33% महिलाओं को अनिवार्य आरक्षण दिया गया है, अर्थात 1/3। किंतु कुछ राज्य ऐसे हैं भारत में, कुछ क्या बोलूं, 12 राज्य हैं आज के टाइम पे, और वो क्या कर रहे हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण दे रहे हैं। इससे डेफिनेटली महिलाओं का सशक्तिकरण होगा, डेफिनेटली होगा। समझ रहे हैं? कुछ राज्य का नाम मैं बताऊं। सबसे पहला देने वाला है बिहार, दूसरा केरला। इस एक्चुअली सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ मैंने इसको सीक्वेंस में मेंशन किया। बिहार हो गया, केरला, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। इसी तरह से देखेंगे कि भारत की नागरिकता, मतलब सॉरी, जो भारत का नागरिक होगा वही क्या करेगा? वोट दे सकता है। तो चुनाव आयोग इन चीज़ों को टटोलता है कि जो, या चुनाव लड़ भी सकता है। अगर मान लो पाकिस्तान से कोई आ गया, क्या चुनाव आयोग उसे चुनाव लड़ने देगा? नहीं लड़ने देगा। तो भारत का नागरिक होना चाहिए। आरक्षण वाली सीमा देखेगा। परिसीमन आयोग भी तय करता है कुछ, वो अभी कल बताऊंगा आपको कि उस क्षेत्र, किस क्षेत्र में आरक्षण कितना दिया गया है। अगर मान लीजिए कोई सीट फीमेल के लिए आरक्षित है, तो वहाँ पे आप मेल कोई चुनाव नहीं लड़ सकता है, नहीं लड़ना भी चाहिए। इन्हीं सब छोटी छोटी बातों का बारीकी से जांच पड़ताल करता है चुनाव आयोग। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, भारत में चुनाव व्यवस्था 2 प्रकार से है। ठीक है, आप देखते होंगे एक इजी, मतलब थोड़ा जो आसानी से होता है, उसमें अगर मैं बताऊं जो सबसे आगे वही जीते। FPTP प्रणाली, मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसमें आप क्या देखते होंगे, कहाँ पे ये चुनाव होता है? मैं आपको एक सरल भाषा में समझा दूं तो ये यहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पे प्रत्यक्ष चुनाव होता है। अगर अभी आपको समझाया प्रत्यक्ष चुनाव जहां आप डायरेक्ट वोट देते हो वही प्रत्यक्ष है, तो इसका मतलब लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायतों में, नगरपालिका में, इन सारी जगहों पे देखिए जिसको अत्यधिक वोट मिला वो उसी की जीत होगी। मैं आपको समझाने की कल भी कोशिश कर रहा था कि दोस्त अगर मान लीजिए 100 सीट है, यही एग्जाम्पल भी दिया हूँगा। फिलहाल मान लीजिए किसी को 2 सीट मिला, किसी को 1 मिला, किसी को 3 मिला, किसी को 4 मिला। पता है ये 4 सीट वाला जीत जाएगा इस नियम के अनुसार, ये विनर है। हालांकि जबकि आप गौर फरमाओगे तो 96 मतलब 96 लोगों ने इसे बहिष्कार किया, फिर भी जितना, अगर इसने अत्यधिक सीट जीता है तो ये विनर है। ये सिस्टम हालांकि ठीक नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, और इतना बुरा नहीं होता, मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। चलिए ठीक है। दूसरी बात, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक प्रतिनिधि का ही चुनाव होता है। देखिएगा कि 8-10 लोग एक विधानसभा क्षेत्र से या लोकसभा क्षेत्र से लड़ जाते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक जीत कर आएगा, बाकी जो वोट मिलते हैं वो वेस्ट हो जाता है। मान लीजिए भाई साहब इनने 3 सीट जीता, 2 सीट जीता, 1 सीट जीता, ये सारी मतों का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। ये दुखद है थोड़ा। नेक्स्ट पार्ट देखिएगा, संविधान में FPTP को ही अपनाया गया, क्योंकि उस समय जब हमारा संविधान बन रहा था, आप देखेंगे आप भारत की लिटरेसी रेट, साक्षरता दर अत्यधिक कम होने के कारण हमने इस चीज को अपनाया, और ये ब्रिटेन से अपनाया गया था। एग्जाम्पल देखिए 1984 में जब आपको पता होगा इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी, तब कांग्रेस ने चुनाव जीता था। 543 सीटों लोकसभा सीटों में से 415 सीटें, अब तक का शायद ये हाईएस्ट आंकड़ा है। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पे वोट प्रतिशत बहुत कम था, 48%, लेकिन अगर सीटें देखेंगे तो 80% सीटें जीती थी।
इसका मतलब इस प्रोसेस में थोड़ा खामी है, सुधारना चाहिए। लेकिन ये थोड़ा अगर सुधारेंगे तो देश हमारा विशाल आबादी वाला है, प्रक्रिया जटिल है, इसीलिए हम इस वे को आसानी तरीके से ऑप्ट किए हुए हैं। ठीक, तो सीटें 80% आईएनसी जीती, किंतु आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी, किंतु 48% लोग ही कांग्रेस को वोट किए थे। तो ऐसे में क्या हुआ, 52% लोगों ने इन्हें रिजेक्ट किया, फिर भी 80% सीटें इनको मिला। ठीक, नेक्स्ट चीज देखिए, ये प्रोसेस है, प्रोसेस को मैं समझा रहा हूँ, कोई भी कभी भी दिल पे नहीं लेगा। नेक्स्ट बात मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड। देखिएगा एक और होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सर थोड़ा इस पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें क्या होता है कि देखिए कहाँ कहाँ ये चुनाव लड़ा जाएगा, किस तरह का होगा। तो समानुपातिक में अभी इजराइल, नीदरलैंड, पुर्तगाल, अर्जेंटीना ऐसे ऐसे देश कर रहे हैं। इस हमारे देश में भी होता है। अब जब मैं कल आपको बताने वाला रहूँगा कि प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होगा, राज्यसभा का चुनाव कैसे होगा, इन सारी चीज़ों को बताते समय इनको मैं मेंशन फिर से करूँगा एक बार। तो फिलहाल मैं देखता हूँ कि वोट और सीट के अनुपात समान होता है, इसका मतलब एक भी वोट आपका वेस्ट नहीं जाएगा इस प्रोसेस में, इसमें तो जाएगा, इस प्रोसेस की बात करो। दूसरी बात, भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव में ये काम आता है, कहां पे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा, अब याद हो गया होगा भाई। तीसरी बात, वोट राजनीतिक पार्टी को मिलती है, किसी प्रत्याशी को नहीं मिलता। जैसे यहां निर्दलीय भी लड़ लेते हैं, लेकिन इधर निर्दलीय नहीं लड़ सकते हैं। अगली बात चौथी, समानुपातिक प्रक्रिया भी दो प्रकार से है। पहला, इजराइल और नीदरलैंड जो अपनाया हुआ है, वो क्या करता है इजराइल नीदरलैंड, कि पूरे देश को एक विधानसभा क्षेत्र मान लेता है और फिर चुनाव लड़ता है। जितनी सीटें होती है उस पार्टी को बांट दिया जाता है। जैसे पूरे देश को एक निर्वाचित क्षेत्र मानकर प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनाव में प्राप्त मतों के अनुसार उसके उसी अनुपात में सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। दूसरे पक्ष में क्या है, वो एक देश नहीं मानता, एक देश मान के अलग अलग क्षेत्र को बांट लेता है ऐसे। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ऐसे बांट लेगा। और अगर जो भी होगा संख्या 5-6, उसमें क्या करेगा, पूरे देश को बहुस्तरीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट लेगा। उसके बाद उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशी होते हैं, फिर चुनाव जीत लेते हैं वो लोग, अपना सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं। तो जो मैं कल बढ़ाऊंगा आपको, उसमें मैं बताने की कोशिश करूंगा परिसीमन आयोग के बारे में, चुनाव आयोग के बारे में पूरी डिटेल से, चुनाव आयोग कैसे काम करती है, चुनाव आयोग कब से बनी हुई है, कौन अध्यक्ष होते हैं इसके, कितने सदस्य होते हैं, सारी बातें जो एग्जाम का हिस्सा होता है, एक भी चीज नहीं छूटेगा। दूसरी बात, अभी हम देखेंगे डिटेल से राज्यसभा का चुनाव का प्रक्रिया, साथ साथ प्रेसिडेंट के चुनाव का प्रक्रिया, कौन से जगह से कैसे आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाने की भरपूर कोशिश करूंगा। और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है वीडियो, प्लीज शेयर करें, क्योंकि मुझे लोगों तक पहुंचने दे, एकमात्र उद्देश्य मेरा दोस्त, जरूर मदद करें मेरी। ठीक है, धन्यवाद।